हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रंथि। ग्रंथि में भी हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ग्रंथियां क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होती है। आपको मैंने पहले भी बताया है, प्रीवियस क्लास में बताया है कोशिका के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक कोशिका बना देती हूँ और इसी सेल को हमको आगे देखना है। ये कोशिका मैंने यहाँ पर बनाई और जब ये कोशिका दूसरी कोशिकाओं से मिल जाती है तो कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू। ये हमने यहाँ पर भी कोशिकाएं बनाई और यहाँ पर कोशिकाओं का समूह बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। टिश्यू मीन्स उत्तक इसको कहा जाता है। क्या होता है, कुछ सेल्स जो होती है वो अपने अंदर से कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करती है। अब ये जो टिश्यू है ये क्या करेगा, ये कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करेगा इसके अंदर से। किस तरीके से करेगा, ये इसके अंदर से कुछ पदार्थों का सिक्रेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सिक्रेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिक्रेशन कर रहा है। जो भी इस तरह की कोशिकाएं पदार्थों का सिक्रेशन करती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको ही हम कहते हैं ग्रंथियां, ग्लैंड्स। तो ऐसी कोशिकाएं या ऐसे ऊतक जो अपने अंदर से पदार्थों का स्त्रवण करते हैं। अब ये पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पदार्थ हो सकते हैं हार्मोन हो सकते हैं। ये पदार्थ क्या हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं। ये पदार्थ एंजाइम हो सकते हैं और इसके अलावा ये पदार्थ क्या हो सकता है, श्लेष्मा हो सकता है। तो जो कोशिकाएं होती है वो अपने अंदर से कुछ पदार्थों का स्त्रवण करती है। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है ग्रंथियां। तो ये है हमारी ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स में भी हमको आगे देखना है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है, हमारी जो शरीर है उसके अंदर उपस्थित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, देखिए हमारी जो ये सरफेस है, हमारी बॉडी की जो सरफेस है उसके ऊपर जो त्वचा का आवरण है उसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इपीथीलियम। इपीथीलियम, इपीथीलियम मीन्स ऊपर की जो परत है उसको हमने यहाँ पर क्या कहा, इपीथीलियम। ऊपर की परत जो हमारी त्वचा की है उसको हमने क्या कहा, इपीथीलियम। अब ये जो हमारी त्वचा है वो सेल्स की बनी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, सेल्स। ये हम त्वचा त्वचा बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमारी त्वचा है वो भी किसकी बनी हुई है, सेल्स की। तो ये हमने हमारी इपीथीलियम बना दी। क्या है ये हमारी इपीथीलियम। इपीथीलियम मीन्स ऊपरी त्वचा, ऊपर की जो स्किन है, इपीथीलियम। अब क्या देख रहे हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडो मीन्स क्या होगा, अंदर। एंडो मीन्स अंदर। तो क्या है, इन ग्लैंड्स में क्या होता है, हमने क्या देखा, ग्रंथियां क्या होती है, कोशिकाएं होती है जो अपने अंदर से पदार्थों का स्त्रवण करती है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी कुछ कोशिकाएं होगी, इस तरीके की कोशिकाएं होगी। और ये कोशिकाएं भी क्या करेगी, पदार्थों का स्त्रवण करेगी। अब क्या होगा, ये पदार्थों का स्त्रवण तो करेगी, लेकिन इस स्त्रवण को लेने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि वो जो इस स्त्रवण को लेकर जहां भी इसका यूज आना है वहां पर पहुंचा सके। तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी, यहाँ पर पाई जाएगी ब्लड वेसल्स। ये हमने क्या बना दी, ब्लड वेसल्स। तो ये तो हमने बना दी सेल्स। सेल्स मीन्स ये हमने बनाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हमने बनाई। और ये ग्लैंड्स क्या करेगी, ये ग्लैंड्स क्या करेगी, ये पदार्थों का स्त्रवण करेगी। और वो स्त्रवण कहां पर जाएगा,
वो स्त्रवण जाएगा इस ब्लड वेसल में। किसके अंदर जाएगा? हमारी त्वचा के अंदर ही, ब्लड वेसल के अंदर ही इनका सिक्रेशन जाएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जो अपने सिक्रेशन को कहां पर डालती है? ब्लड वेसल में। ये है हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में भी हमने डिवाइड किया था लास्ट में जो पदार्थों का संग्रहण करने का या फिर उनको छोड़ने का काम करती है, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी कैपिलरीज। कौन सी होती है? कैपिलरीज। तो यहाँ पर ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही है? पदार्थों का स्त्रवण कर रही है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? अब देखिए आप, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जो अपने सिक्रेशन को, स्त्रवण को कहां पर स्त्रावित करती है? अपने सिक्रेशन को ये डालती है कहां पर? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल के थ्रू ही ये बॉडी के जो भी ऑर्गन है जिनमें भी ये सिक्रेशन काम में आना है, ये पदार्थों का सिक्रेशन कर रही है, उसका कोई ना कोई यूज होगा। और वो यूज जिस भी ऑर्गन में होगा, जिस भी जगह हमारी बॉडी में होगा, उस जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा? हमारा ब्लड वेसल। तो ये क्या करेगा? ब्लड वेसल इस सिक्रेशन को विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या करेगा? विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या करेगा? विभिन्न अंगों या ऊतकों तक इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? हमारा ये ब्लड वेसल। अब इसने जो सिक्रेशन किया है, उस सिक्रेशन में क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो सिक्रेशन किया उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कुछ लिपिड से बनी हुई संरचनाएं, कुछ प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं। कभी कभी लिपिड से हो सकती है, कभी प्रोटीन से हो सकती है। तो इसके सिक्रेशन में क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। लिपिड या प्रोटीन से बने हुए, और जो बने हुए होते हैं उनको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया? लिपिड या प्रोटीन से मिलकर जो यहाँ पर बना हुआ है, जो सिक्रेशन बना हुआ है, उस सिक्रेशन का नाम है यहाँ पर हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। लिपिड या प्रोटीन से बनी हुई जो स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड ने स्त्रावित की और जिसे ब्लड वेसल के थ्रू वो बॉडी के अदर ऑर्गन में लेकर गई, उसका नाम क्या है? यहाँ पर हार्मोन। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें तो प्रोटीन से बना हुआ एग्जाम्पल है, प्रोटीन से बने हुए हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर इंसुलिन आप ले लीजिए। पेप्टाइड, प्रोटीन, पेप्टाइड, ये सब हमने देखा है जब हम पढ़ रहे थे डाइजेशन हम पढ़ रहे थे तब, कि पेप्टाइड होता है, फिर प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स इनमें होते हैं। तो इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है। और लिपिड से बने हुए इनका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? इनका एग्जाम्पल जैसे स्टीरॉइड हमारे हार्मोन होते हैं। स्टीरॉइड हार्मोन में जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लेंगे जैसे कि है हमारा प्रोजेस्टेरोन। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पर नाम याद रख लीजिए कि ये हमारा लिपिड से बना हुआ होता है, ये हमारा प्रोटीन या पेप्टाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हमने देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो होती क्या है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमने देख ली, अब हम क्या देखेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो सिक्रेशन है उसको ब्लड में स्त्रावित कर रही है, ब्लड में स्त्रावित कर रही है। यहाँ पर कोई आपको नलिका दिख रही है अलग से जिसमें ये सिक्रेशन कर रही है, अलग से नलिका ब्लड वेसल के थ्रू? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नलिकाएं नहीं है,
नलिकाएं यहाँ पर नहीं है, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, तो नलिकाएं यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक और नाम है, और वो नाम क्या है यहाँ पर, नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक और नाम क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियां। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका हिंदी में नाम क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां इनका नाम है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम होता है हिंदी में बहिस्त्रावी ग्रंथियां। बहिस्त्रावी ग्रंथियां। अब ये जो ग्लैंड्स है वो क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमने देख लिया, अब हम इसको भी समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमारी एपिथेलियम, हमारी बॉडी की आउटर लेयर, हमारी बॉडी में कहीं भी जो लेयर है आउटर, वो क्या है, एपिथेलियम। तो हम क्या बना रहे हैं, एपिथेलियम। एपिथेलियम कैसे बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है हमारी सेल्स से। तो ये हमने बनाई यहाँ पर सेल्स, क्या बना रहे हैं हम, सेल्स। ये हमने बनाई हमारी एपिथेलियम, और ये हमने बनाई एपिथेलियम की सेल्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनमें क्या होता है, देखिए आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचनाएं हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचनाएं हैं। ये क्या है, ये कोशिकाएं हैं, ये एक एक जो संरचना में बना रही है वो क्या है, वो हमारी सेल्स है। और ये क्या कर रही है, ये कर रही है हमारे पदार्थों का स्त्रवण। ये जो सेल्स मैंने यहाँ पर बनाई, छोटी छोटी कोशिकाएं मैंने यहाँ पर बनाई, ये क्या है, ये हमारी, ये है हमारी सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स मीन्स ये किसी न किसी पदार्थ का स्त्रवण कर रही है, और स्त्रवण करके उस पदार्थ को कहां पर डाल रही है, इस जगह पे। कहां पर डाल रही है, इसके अंदर। अब क्या होता है, ये पदार्थों को अंदर डाल रही है, और ये पदार्थ किसके थ्रू जाता है, यहाँ पर ये सिक्रेटरी पार्ट है, लेकिन आगे की ओर यहाँ पर इस तरीके से नलीनुमा संरचना उपस्थित होती है, और ये कहां पर खुलती है, ये हमारी कहां पर खुल गई, एपिथेलियम में खुल गई। ये आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। तो क्या हुआ, सिक्रेटरी ग्लैंड से कुछ पदार्थ स्त्रावित हुआ, ये पदार्थ यहाँ पर स्त्रावित हुआ, और इस पदार्थ को ले जाने के लिए कोशिकाओं ने ही एक नलीनुमा संरचना बना ली, सिक्रेशन डिस्चार्ज इनटू अ डक्ट। इसमें क्या होगा, ये क्या है, एक डक्ट, और इसके थ्रू जो ये सिक्रेशन हमने बनाया वो कहां पर जाएगा, बाहर। तो इस तरह की जो ग्रंथियां हैं, इस तरह की जो ग्रंथियां हैं, वो कौन सी ग्लैंड होगी, वो होगी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगी, ऐसी ग्रंथियां होगी जो अपने सिक्रेशन को कहां पर डालेगी, नलिकाओं में डालेगी। सिक्रेशन को कहां पर डालेगी, नलिकाओं में डालेगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ऐसी नलिकाएं होती है, ऐसी ग्रंथियां होती है जो अपने सिक्रेशन को कहां पर डालेगी, डक्ट्स में, नलिकाओं में। और इसीलिए क्योंकि ये अपने सिक्रेशन को कहां पर डाल रही है, नलिकाओं में, नलिकाओं में सिक्रेशन डाल रही है, इसीलिए इनका एक और नाम क्या होगा, नलिका युक्त ग्रंथियां। नलिका युक्त ग्रंथियां।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमारी क्या थी, क्योंकि वो अपने सिक्रेशन को ब्लड वेसल्स में डाल रही थी डायरेक्ट ही, इसीलिए वो तो थी नलिका विहीन ग्रंथियां। यहाँ पर हमको ये नलीनुमा संरचना दिखी, इसीलिए ये क्या है, नलिका युक्त ग्रंथियां। इसके अलावा ये जो सिक्रेशन है ये किस पदार्थ का सिक्रेशन करती है, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन से पदार्थ का स्त्रवण करती है, तो ये जो इस पदार्थ का स्त्रवण करती है उसका भी हम यहाँ पर एक नाम देंगे, और वो नाम यहाँ पर क्या है, वो नाम है यहाँ पर एंजाइम। क्या है नाम, एंजाइम। और आप याद कीजिए, आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, तो क्या है वो एंजाइम्स, क्या है, सिक्रेशन किसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। तो ये हमारी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इन नलिकाओं के थ्रू क्या होगा, इन नलिकाओं के थ्रू ये जहां भी इनका यूज आना है इन एंजाइम्स का, वहां पर ये पहुंचा देगी। तो क्या करेगी, इन नलिकाओं के थ्रू शरीर के जिस भी भाग में इसका यूज आना है उसमें यह पहुंचा दिया जाएगा सिक्रेशन। तो ये है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके अलावा क्या होता है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इसके अलावा कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है। मींस कुछ ग्लैंड्स क्या होती है, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी, दोनों ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती है, दोनों के उसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की भांति ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। मींस क्या, हार्मोन भी स्त्रावित करेगी और एंजाइम भी स्त्रावित करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, एंजाइम। तो कुछ जो ग्लैंड्स है वो ये दोनों ही पदार्थ स्त्रावित करती है, ये दोनों ही कार्य करती है। ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। और इसी को हिंदी में कहा जाता है मिश्रित ग्रंथियां। क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथियां। अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड की तरह बिहेव करती है, अभी हम ग्रंथियों के नाम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये टॉपिक आ गया है मिक्स्ड ग्लैंड का, तो इसके एग्जाम्पल में हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी होती है जो कि होती है मिक्स्ड ग्लैंड। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक ग्लैंड पढ़ते हैं, वो है हमारी पैनक्रियास। कौन सी, पैनक्रियास। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अग्नाशय। पैनक्रियास को क्या कहा जाता है, अग्नाशय। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वहां पर क्या स्त्रावित कर रही थी, एंजाइम्स। और इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है, वो हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। तो हमारी एक मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, पैनक्रियास। इसके अलावा और हमारी मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, इसके अलावा और हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है टेस्टिस, और थर्ड है हमारी ओवरी। थर्ड हमारी मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, ओवरी। कैसे है टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस क्या करता है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है, ये तो है हमारा हार्मोन। इसके अलावा ये और सिक्रेशन भी करता है, जैसे कि ये स्पर्म बनाता है। तो इन दोनों को भी हम, जो ये मिक्स्ड ग्लैंड है उसी में काउंट करते हैं, टेस्टिस और ओवरी को भी। और इसके अलावा कौन सी है, पैनक्रियास, ये हमने देख लिया। अब हमको क्या देखना है, हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। तो हम क्या बना लेते हैं, एक ह्यूमन बॉडी हम बना लेते हैं यहाँ पर। हम एक ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं।
और इस बॉडी में जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाएगी उनको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। आउटलाइन के रूप में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित होता है मस्तिष्क। क्या है यहाँ पर, ब्रेन। और ब्रेन में क्या होता है, आप अभी पढ़ के आए हैं, ब्रेन में क्या होता है, इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या होता है, इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी एक ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे ही क्या लगी हुई होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही हमारी लगी हुई होती है पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस के नीचे लगी हुई होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। और इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी स्रावित हार्मोन होंगे वो क्या करेंगे, वो जो अदर ग्लैंड्स है, अदर ग्लैंड्स जो हम अभी बनाने वाले हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करेंगे। इसके द्वारा जो भी स्रावित हार्मोन होंगे वो क्या करेंगे, अदर ग्लैंड्स जो हम यहाँ पर बनाएंगे उनको भी कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अब और कौन सी ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है, हमने एक देखा था इपिथैलेमस के अंदर, इपिथैलेमस में हमने क्या देखा था, पीनियल ग्लैंड। क्या देखा था, पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, ये जो पीनियल ग्लैंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि मस्तिष्क में उपस्थित होती है, जो हमने इपिथैलेमस के अंदर देखी थी, ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है। तो ये कौन सी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। हमने यहाँ पर दो ग्रंथियां देख ली, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल सबसे छोटी ग्रंथि है। इसके अलावा और कौन सी ग्लैंड उपस्थित होती है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की संरचना यहाँ पर दिखाई देगी, इस जगह भी, गले के अंदर भी। और वो कौन सी ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ये जो मैं इंग्लिश में टर्म लिख रही हूँ इनको इंग्लिश और हिंदी में भी सेम ही लिखा जाएगा। जैसे थायराइड को हिंदी में भी थायराइड ही लिखा जाएगा, पीनियल को हिंदी में पीनियल ही लिखा जाएगा। तो बाइलिंगुअल यहाँ पर चल रहा है। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर उपस्थित होती है। और ये जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, वो होती है हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगेन सुनिए आप, मैंने बोला है एंडोक्राइन वर्ड, तो ये क्या होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। क्या है ये, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसी के साइड में थायराइड ग्रंथि, और इसी के यहाँ पर कुछ संरचनाएं पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के इधर ही कुछ संरचनाएं पाई जाती है। और वो जो संरचनाएं हैं वो क्या होती है, वो भी एक ग्रंथि होती है। वो कौन सी ग्रंथि है, वो है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, हमने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड देख ली। अब इसके बाद और कौन सी ग्रंथि है, हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे होते हैं लंग्स।
इस जगह भी लंग होता है, इस जगह भी लंग्स होते हैं। लंग्स मीन्स फेफड़े, जिनसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हैं लंग्स। यहाँ पर लंग्स के बीच में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, और उस ग्रंथि का नाम क्या है? इस ग्रंथि का नाम जो कि लंग्स के बीच में पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड हमने देख ली। अब हम एक ग्रंथि क्या देख रहे थे? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। कौन सी? पैनक्रियास ग्लैंड, जो हमारी है मिक्स्ड ग्लैंड। तो हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब यहाँ पर हमारी छोटी आंत निकलती है, और उसी में हमारी एक ग्लैंड अटैच होती है, और इस ग्लैंड का नाम क्या है? पैनक्रियास ग्लैंड। पैनक्रियास ग्लैंड। और ये जो पैनक्रियास ग्लैंड है, अभी ही हमने देखा, ये होती है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है ये? मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियास हमने देख लिया। अब पैनक्रियास के जस्ट इधर हमने क्या देखा था? लीवर। लीवर हमने यहां पर बनाया था। ये जो लीवर होता है वो क्या होता है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कौन सी? एक्सोक्राइन। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन वाली तो कौन सी है? थायराइड। एक्सोक्राइन वाली कौन सी है? लीवर। तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी कौन सी है? लीवर। अब हम क्या देखते हैं? हमारी किडनी को हम देखते हैं। किडनी हमारी कहाँ पर होती है? कुछ इस तरीके से हमारी किडनी होती है। कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है? किडनी। किडनी, ये किडनी होती है। किडनी को ही हम एक और वर्ड यूज ले लेते हैं, रीनल। किडनी के लिए ही हमने एक और वर्ड क्या यूज ले लिया? रीनल। ये किडनी कोई ग्लैंड नहीं है, यहाँ पर इसको आप ग्लैंड ना समझे, ये ग्लैंड नहीं है। लेकिन किडनी के ऊपर ही कुछ संरचनाएं पाई जाती है। किडनी के ऊपर इपी, किडनी के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, और इन संरचनाओं को हम ग्लैंड कहते हैं। ये जो संरचनाएं होती है वो ग्लैंड्स होती है, और वो ग्लैंड्स कौन सी होगी? वो होगी इपीरीनल ग्लैंड। इपीरीनल ग्लैंड, इपीरीनल ग्लैंड्स। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं हम? या फिर इसको हम कह सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। मैं ये जो टर्म है यहां से मिटा देती हूँ, नहीं तो आप इसको भी एक ग्लैंड समझ लोगे, तो ये समझाने के लिए था। हमने देखी इपीरीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड। अब इसके बाद और कौन सी ग्रंथि है, इसको देख लीजिए पहले। इपीरीनल ग्लैंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम कहते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसके बाद हमें कौन सी ग्लैंड देखनी है? इसके बाद हमको टू टाइप से ग्लैंड देखनी है। टू टाइप से कैसे? जैसे कि फीमेल में कौन सी होती है और मेल में कौन सी होती है। दोनों में एक ही होती है, दोनों में अलग अलग होती है। तो कैसे? फीमेल में क्या होता है? यूट्रस होता है, और यूट्रस कुछ इस तरीके की संरचना का होता है, और यूट्रस के पास ही यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचनाएं उपस्थित होती है फीमेल में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की। तो फीमेल में जो ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि इस तरीके से यूट्रस के जस्ट साइड में उपस्थित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरी, उसको हम कहते हैं। तो फीमेल वाली जो ग्लैंड है वो तो क्या है? ओवरी। ठीक, फीमेल वाली ग्लैंड का नाम है ओवरी। और मेल में भी कुछ संरचनाएं उपस्थित होती है। मेल में कुछ इस तरीके की संरचना उपस्थित होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेस्टिस।
तो टेस्टिस यहाँ पर एक और ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होती है मेल में। तो फीमेल में तो ओवरी और मेल में होती है टेस्टिस। ठीक है, ये हमने ऑलमोस्ट जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है वो सारी यहाँ पर देख लिए। हमें इन्हीं सारी ग्लैंड्स को आगे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम कौन सी ग्लैंड लेंगे इसमें? सबसे पहले हम लेंगे इसमें पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको लेने से पहले ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा? ये जो हाइपोथैलेमस है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करने का काम करता है? कंट्रोल। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब हम ले लेते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्लैंड ले लेते हैं हम? एक पीयूष ग्रंथि। तो फर्स्ट जिस ग्लैंड का हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारी पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, ये मैंने यहाँ पर बना दिया ये हाइपोथैलेमस। ये मैंने क्या बना दिया? हाइपोथैलेमस। हम जब ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसी के नीचे पीयूष ग्रंथि लगी हुई होती है। तो ये मैंने क्या बना दिया? हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के नीचे ही पीयूष ग्रंथि लगी हुई है। कैसे लगी हुई है? कुछ इस तरीके की संरचना में हमारी लगी हुई है पीयूष ग्रंथि। अब ये जो संरचना है, इस तरीके की संरचना है, ये भी यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड रहती है। ये यहाँ पर इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड रहती है। पीयूष ग्रंथि हमारी 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड है। अब इन 3 पार्ट्स के नाम क्या है? ये तो है हमारी अग्रपाली, अग्रपाली, और ये जो बीच में है ये है हमारी मध्यपाली, और ये जो साइड में है ये है हमारी पश्चपाली, पश्चपाली। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल। कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियन। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन। अब क्या होगा? ये जो 3 पार्ट्स मैंने बनाए, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि में 3 पार्ट्स होते हैं। ये तीनों पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अग्रपाली से कोई और हार्मोन, मध्यपाली से कोई और, पश्चपाली से कोई और हार्मोन। तो अग्रपाली से जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। अग्रपाली से जो स्त्रावित हार्मोन है उनके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जिसका नाम आप सबने सुना होगा, कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो अग्रपाली से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसी का एक और नाम है, और वो नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा इससे और कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं? इसके अलावा इससे होता है TSH, ACTH, LTH,
MSH और GTH। ये जो हार्मोन है वो हमारे किससे रिलीज होते हैं? ये हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, अग्रपाली से जो हार्मोन है वो ये रिलीज होते हैं। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, जब इनको हम पढ़ेंगे तब इनकी जो लॉन्ग फॉर्म्स है वो भी आप याद कर लें। अभी आप इनको ऐसे ही याद करें, TSH, ACTH, LTH, MSH और GTH। अब हमको क्या देखना है? मध्यपाली से कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं। तो मध्यपाली से स्त्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? इसका नाम है हमारे MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लेक्टोट्रोपिक हार्मोन, लेक्टोट्रोपिक हार्मोन, सॉरी ये यहां पर नहीं आएगा MSH, इसको करेक्शन कर ले। तो ये जो हार्मोन है वो अग्रपाली से और मध्यपाली से होता है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और GTH का मीन्स है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसमें भी दो हार्मोन आ जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इसकी जो ये पश्चपाली है, पश्चपाली से कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं? पश्चपाली से हमारे स्त्रावित होते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और सेकंड नंबर पर है ADH। ADH का ही एक और नाम है वेसोप्रेसिन। ADH का एक और क्या नाम है? वेसोप्रेसिन। तो ये जो हार्मोन है ये हमको आगे पढ़ने हैं पीयूष ग्रंथि में। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? अग्रपाली से स्त्रावित होने वाला ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या कार्य करता है? इसकी अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है? इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसके फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन जो कि आप सभी को पता है वो क्या है? हमारी शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि करने में ये काम में आता है, शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ। शारीरिक वृद्धि या फिजिकल ग्रोथ। अब शारीरिक वृद्धि होती है तो क्या होता है? कोई भी वृद्धि कब होगी? हम जब कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना मतलब वृद्धि होना। तो हम जब माइटोसिस और मियोसिस भी देखते हैं तो माइटोसिस में क्या होता है? उसके यूज क्या है कि ये शारीरिक वृद्धि में काम आता है। मीन्स कोशिकाओं की जब वृद्धि होगी तभी तो शारीरिक वृद्धि होगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है तो उसका मीन्स क्या है? शारीरिक वृद्धि हो रही है। तो शारीरिक वृद्धि का मीन्स कि यहाँ पर ये क्या करती है? ये करती है हमारे शारीरिक वृद्धि का मीन्स सेल डिवीजन को प्रेरित करती है। जब सेल डिवीजन होगा, कनेक्टेड ही है, जब सेल डिवीजन होगा तभी क्या होगी? हमारी शारीरिक वृद्धि होगी। तो ये क्या करता है? हमारे सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। इसी के अलावा शारीरिक वृद्धि होगी तो ओनली सेल्स की वृद्धि होगी, मतलब सेल्स की वृद्धि होगी, उसी के साथ हमारी बोन्स की भी तो वृद्धि होगी। हमारी जो हड्डियां हैं उनकी वृद्धि होगी तब भी तो हम ओवरऑल ग्रोथ कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो ग्रोथ हार्मोन है इससे हम करवा लेते हैं बोन का डेवलपमेंट। ये क्या करती है? बोन का भी डेवलपमेंट करती है। देखिए आप सारे ही ग्रोथ से रिलेटेड है, शारीरिक वृद्धि करा रही है, सेल डिवीजन करा रही है और बोन का डेवलपमेंट ये करा रही है। कौन? ग्रोथ सॉरी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला ग्रोथ हार्मोन। अब इसकी कमी और इसकी अधिकता से हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
ये वाला वर्ड, ये वाला जब मैं साइन बनाऊंगी तो उसका मीन्स आप समझ जाइएगा कि ये किसके लिए बना रही हूँ, कमी के लिए। और जब मैं इस तरीके का साइन बनाऊं तो ये मैं बनाती हूँ वृद्धि के लिए। तो जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा और बोन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। शारीरिक वृद्धि मीन्स हाइट उसमें बढ़ेगी नहीं, हमारी हाइट हमारी तभी तो बढ़ेगी जब हमारी बोन्स का डेवलपमेंट होगा, हमारी शारीरिक वृद्धि होगी, फिजिकल ग्रोथ होगी। तो जब कमी हो जाएगी तब क्या आएगा, तब हमारा बोनेपन के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। बोनापन, बोनापन कब आएगा, जब हमारा ग्रोथ हार्मोन की मात्रा, ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्वार्फिज्म। बोनापन या ड्वार्फिज्म। और जब इसकी अधिकता हो जाती है तब क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, अनावश्यक रूप से हमारी ग्रोथ होती जाएगी, अनावश्यक रूप से हमारी हाइट बढ़ती जाएगी। और जब इस तरीके के लक्षण प्रकट होंगे तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भीम कायता। भीम की जैसी बॉडी हो जाना, भीम, भीम कायता, भीम की जैसी बॉडी हो जाना, बहुत ही अनावश्यक ग्रोथ हो जाना, इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाना कि वो हमारे लिए कोई मैटर ही नहीं करती, भीम कायता। भीम कायता या इंग्लिश में इसे क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में इसे कहा जाएगा जाइगैंटिज्म, जाइगैटिज्म। तो ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ये हमने इधर लिखा है या नहीं लिखा, ये लिखा है लेक्टोट्रोपिक हार्मोन। लेक्टोट्रोपिक हार्मोन का ही एक और नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो अब हम क्या देखेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन। LTH, LTH की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, लैक्टो, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक मीन्स क्या होता है, ट्रोपिक मीन्स होता है किसी भी चीज को प्रेरित करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज की संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। लैक्टो मीन्स क्या होता है, लैक्टो मीन्स होता है मिल्क। तो ये हार्मोन हमारा क्या करेगा, मिल्क से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड जो कार्य है वो करेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हमने कहा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन मतलब पहले, लैक्टिन मतलब दुग्ध का स्त्रवण होना। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है उसमें दूध से रिलेटेड कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा दूध से रिलेटेड, जब गर्भावस्था होती है, क्या होती है, गर्भावस्था, गर्भावस्था के समय ये हार्मोन स्तन की वृद्धि करने का और उसमें मिल्क के फॉर्मेशन करने का काम करेगा। गर्भावस्था के समय स्तन की वृद्धि और उसमें मिल्क फॉर्मेशन, गर्भावस्था के समय स्तन की वृद्धि करने का काम करेगा और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करने का काम करेगा। इसीलिए इस हार्मोन का एक और नाम है और वो नाम क्या है, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। ठीक है, एक नाम हमने इसका एक और देख लिया। अब मिल्क फॉर्मेशन करेगा तो मिल्क में क्या करेगा, मिल्क में वसा, लैक्टोज और केसीन प्रोटीन के संश्लेषण को ये प्रेरित करता है। मिल्क में क्या करता है, वसा, लैक्टोज और केसीन प्रोटीन के संश्लेषण को प्रेरित करता है।
वसा, लैक्टोज और केसिन प्रोटीन के संश्लेषण को ये प्रेरित करता है। मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, ये क्या कर रहा है, गर्भावस्था के समय मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ये माता से रिलेटेड है, इसीलिए इस हार्मोन का एक और नाम है, और वो नाम क्या है, मातृत्व हार्मोन। क्या नाम है, मातृत्व हार्मोन या मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। तो ये हमने पढ़ा एलटीएच के बारे में, लेक्टोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और आगे के जो हार्मोन्स होंगे वो हम आगे वाली क्लासों में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।